बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स चैप्टर कर रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलस की। कैलकुलस की दो कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। आज की वीडियो में बात होगी डिफरेंशिएशन की और बात होगी स्टार्टिंग से। फिजिक्स को समझने के लिए पहले फिजिकल क्वांटिटी को समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको मेजर किया जा सके और जिसकी हेल्प से हम अलग अलग फिजिकल फिनोमेनन को एक्सप्लेन कर सकें, फिजिकल हैपनिंग्स को एक्सप्लेन कर सकें, ताकि वहां से कुछ लॉज डिराइव हो सके। ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह की हो सकती है, कांस्टेंट, वेरिएबल या फिर फंक्शन। कांस्टेंट्स वो हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं करती। कांस्टेंट्स की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है, जैसे कि 2, 10, 100, 56,000, 5/6, 2.6, 2.14, ये सब कांस्टेंट्स हैं। अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगने पे इनकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। दूसरी तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वेरिएबल। अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगने के बाद वेरिएबल्स की वैल्यू अलग अलग हो जाती है, इनकी वैल्यू वेरी कर जाती है। किसी क्वेश्चन में हमने देखा कि x की वैल्यू 2 आ रही थी, किसी दूसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू 70 आ रही थी, किसी और सिचुएशन में x 1.4 आ रहा था, किसी और क्वेश्चन में x 1000 देखा। तो यहाँ अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगने से x की वैल्यू वेरी कर रही थी, इसलिए x एक वेरिएबल है। तीसरी कैटेगरी होती है फिजिकल क्वांटिटी की, एक फंक्शन। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन कोई क्वांटिटी y किसी वेरिएबल x का फंक्शन तब होगा अगर x की हर वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, मतलब y फंक्शन है किसी वेरिएबल x का। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। यहाँ पे y x वेरिएबल का फंक्शन है, x वेरिएबल है और y फंक्शन है, क्योंकि y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम x को अलग अलग वैल्यूज देंगे और कॉरेस्पॉन्डिंगली y से अलग अलग वैल्यूज डिराइव हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने x को माना 1, हमने अज्यूम किया कि x 1 है, तो y की वैल्यू बन जाएगी 1 + 2 3। अगर हम x को 2 मान लेते हैं, y बन जाएगा 2 + 2 4। अगर हम x को 3 मान लेते हैं, y बन जाएगा 3 + 2 5। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमने x को अलग अलग वैल्यूज दी और वहां से y अलग अलग वैल्यूज दे रहा है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि x के चेंज के साथ y में एक चेंज है। x की एक सिंगल वैल्यू के लिए y की एक डेफिनेट वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 एक फंक्शन है, क्योंकि x की वैल्यूज ऑफर करने से y डिफरेंट वैल्यूज ले रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि x की वैल्यूज को हम खुद से अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन y एक फंक्शन होने के कारण बाउंडेड है,
कि उसने इसी तरह से वेरी करना है, वो हमेशा x में 2 ऐड करने पर ही वैल्यू ले सकता है। अगर x 1 है तो y की एक फिक्स्ड और डेफिनेट वैल्यू होगी 1 + 2। अगर x 2 है तो y की एक डेफिनेट वैल्यू होगी 2 + 2। अगर x 3 है तो y की एक डेफिनेट वैल्यू होगी 3 + 2 मतलब 5। यहाँ पे इसीलिए हम कह पा रहे हैं कि y = x + 2 एक फंक्शन है x का। यहाँ पे एक बात और हम ध्यान दे सकते हैं कि क्योंकि x की वैल्यूज को हम खुद से चूज कर पा रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसकी वैल्यूज को हम इंडिपेंडेंटली अज्यूम कर सकते हैं। x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन y एक फंक्शन में होने के कारण, x + 2 होने के कारण, क्योंकि ये एक फंक्शन है इसीलिए y को सिर्फ x के हिसाब से ही वैल्यूज मिलेंगी। इसीलिए y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। y की वैल्यूज भी वेरी कर रही हैं, लेकिन वो फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही हैं। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि एक x होता है और एक y होता है। x वेरिएबल होता है, y एक फंक्शन होता है, और ये भाई बहन y = fx के रिलेशन से जुड़े होते हैं। यहाँ पे x कुछ वैल्यूज लेता है और कॉरस्पॉन्डिंगली y भी के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज आती हैं। हम x की कुछ वैल्यूज को अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए x की कुछ वैल्यूज को हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। x1, x2, x3, x4, x5 एंड लाइकवाइज। सिमिलरली इन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग y की कुछ वैल्यूज भी आएंगी, y1, y2, y3, y4, y5 एंड सो ऑन। हमने देखा कि x की वैल्यूज में कुछ चेंज आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज में भी कुछ चेंज आ रहा होगा। अगर x की वैल्यूज में कुछ चेंज आ रहा है तो ऑब्वियसली y की वैल्यूज में भी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होगा। हमने x की वैल्यूज के एक बहुत ही छोटे से चेंज को देखा, वेरी स्मॉल चेंज। x की वैल्यू के छोटे से चेंज को देखा और उसको लिखा डेल्टा x। इसका मतलब डेल्टा x क्या है? स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x। कॉरस्पॉन्डिंगली y के लिए भी एक डेल्टा y एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो कि होगा स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ y। Small change in value of x, delta x. Small change in value of y, delta y. अब हमारे पास change in value of x and change in values of y है। अब हम इनको कंपेयर करना चाहते हैं। कंपेयर करने का सबसे आसान तरीका होता है रेशो लेना। तो हमने क्या किया? चेंज इन वैल्यू ऑफ y की रेशो ली चेंज इन वैल्यू ऑफ x के साथ, डेल्टा y बाय डेल्टा x। इसका मतलब क्या है? चेंज इन वैल्यू ऑफ y ओवर चेंज इन वैल्यू ऑफ x। ये लिख के हम क्या कर रहे हैं? ये लिख के हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि x की वैल्यू के बदलने से y कैसे बदल रहा है। मैं दोबारा बोलने लगी हूं, x की वैल्यू के बदलने से y कैसे बदल रहा है। मैंने कहा x के बदलने से y कैसे बदल रहा है। क्या मैं इसे दूसरे तरीके से कह सकती हूँ कि y के बदलने से x कैसे बदल रहा हो? नहीं, यहाँ चेंज x में आ रहा है और कॉरस्पॉन्डिंगली y बदल रहा है।
इसलिए इसे सिर्फ इसी तरह से पढ़ते हैं कि x के चेंज में y कैसे चेंज हो रहा है। ये क्या है? कंपैरिजन ऑफ चेंज इन वैल्यूज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन वैल्यूज ऑफ x। इसे क्या कहते हैं? इस कंपैरिजन को, इस रेशियो को क्या कहते हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो WRT है ये क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू। तो ये डेल्टा y बाय डेल्टा x हमें क्या बताता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x के बदलने से y में क्या चेंज आया। अब हम x के स्मॉल चेंज से y में क्या स्मॉल चेंज आ रहा है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन हम अब थोड़े से लालची हो गए हैं। हमें ये लग रहा है कि ये चेंज स्मॉल था x का, ये थोड़ा और स्मॉल हो जाए और थोड़ा स्मॉल हो जाए, और धीरे धीरे हमें लगा कि हम ये जानना चाहते हैं कि x के छोटे से छोटे चेंज पर भी y में क्या चेंज आ रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर x में बहुत छोटा सा चेंज आया, ना मात्र नेग्लिजिबल चेंज आया, अप्रोचेस जीरो कर दिया हमने x को, बहुत थोड़ा चेंज आया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में क्या चेंज आ रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें लिमिट लगानी होगी। उसके लिए हमें लिमिट लगानी है। लिमिट कैसे लगाएंगे? हम करेंगे डेल्टा y बाय डेल्टा x, और लिमिट लगा दी हमने x डेल्टा x अप्रोचेस जीरो। ये हमने क्या किया? ये हमने ये देखा कि अगर x में बहुत छोटा सा चेंज आ रहा है, इतना छोटा कि वो अप्रोचेस टू जीरो है, तब भी y में क्या चेंज है वो हमें पता चल जाए। तो जब हम लिमिट लगा देते हैं तो ये डेल्टा y बाय डेल्टा x बन जाता है dy बाय dx। सिर्फ इस लिमिटिंग वैल्यू को, इस वेरी वेरी स्मॉल चेंज को लिखने का एक तरीका है। dy बाय dx और डेल्टा y बाय डेल्टा x अलग अलग कैसे हैं? डेल्टा y बाय डेल्टा x में स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x और स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ y है। और जब हमने इस स्मॉल चेंज ऑफ x को बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया, डेल्टा x अप्रोचेस जीरो कर दिया, तब ये डेल्टा y बाय डेल्टा x dy बाय dx बन जाएगा। जैसे डेल्टा y बाय डेल्टा x एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x था, वैसे dy बाय dx क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. Instantaneous means at that instant of time. Instantaneous rate of change of y with respect to x है dy by dx, and average rate of change of y with respect to x है delta y by delta x. अब हम इसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। हमारे पास कोई एक बॉडी है, हमारे पास, और वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है। s हम वेरिएबल लेने लगे हैं डिस्टेंस के लिए, और t लेने लगे हैं टाइम के लिए। तो हमने ये माना कि हमारे पास एक बॉडी है और वो स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा s कवर करती है स्मॉल टाइम डेल्टा t में। बॉडी स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा s कवर कर रही है स्मॉल टाइम डेल्टा t में। अगर हम इसका कंपैरिजन करने की कोशिश करें डेल्टा s और डेल्टा
t का कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो वो बनना चाहिए एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम क्या करने लगे हैं, कंपैरिजन करने लगे हैं डेल्टा एस का और डेल्टा टी का, जैसे यहाँ पे हमने किया था y और x के लिए। जब हम ये कंपैरिजन करते हैं हमें मिला एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time। हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम बन गया है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वेलोसिटी। इसका मतलब है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी बनी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। डेल्टा एस बाय डेल्टा टी बनी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब इस वेलोसिटी को हम सिंबल दे देते हैं v। अब क्योंकि ये वेलोसिटी एवरेज है तो हम साथ में एक AV लिख देते हैं, सिर्फ ये शो करने के लिए कि ये एवरेज वेलोसिटी। अब हम इस वेलोसिटी के में एक स्मॉल चेंज को नोट करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि ये वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू में कुछ चेंज आ रहा होगा टाइम के साथ। अब हम वेलोसिटी का स्मॉल चेंज डेल्टा V और टाइम के स्मॉल चेंज डेल्टा टी की बात करते हैं। हमने ये अज्यूम किया कि एक बॉडी है, वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। किसी टाइम पे उसकी वेलोसिटी हो सकती है v1, किसी दूसरे टाइम पे v2, किसी टाइम पे v3 एंड सो ऑन। टाइम के स्मॉल चेंज डेल्टा टी के साथ वेलोसिटी में कुछ चेंज आ रहा होगा डेल्टा v। हम चाहते हैं कि हम इस चेंजेस का कंपैरिजन करें, तो हमने क्या किया, रेट ऑफ स्मॉल चेंज ऑफ वेलोसिटी का कंपैरिजन किया स्मॉल चेंज इन टाइम के साथ। स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी का कंपैरिजन किया स्मॉल चेंज इन टाइम के साथ। तो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी का कंपैरिजन जब हम स्मॉल चेंज इन टाइम के साथ कर रहे हैं तो वो बनना चाहिए एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या बनना चाहिए, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, एक्सेलरेशन। अब हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ चुकी है। एक्सेलरेशन के लिए ए लिख लेते हैं और नीचे लिख लेते हैं AV, ये बताने के लिए कि एक एवरेज एक्सेलरेशन है। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास क्या बनी, डेल्टा V बाय डेल्टा टी। अब तक एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुकी है डेल्टा V बाय डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन की बात हम कर चुके हैं। तो अगर हम ये कहें कि ए एवरेज है डेल्टा V बाय डेल्टा टी, तो दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल x बहुत स्मॉल करना पड़ता है, लिमिट लगानी पड़ती है डेल्टा x अप्रोचेस 0।
यहाँ पे हमें लिमिट लगानी पड़ेगी डेल्टा टी अप्रोचेस 0, और जब हम ये लिमिट लगा देंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी लिखनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इंस्टेंटेनियस, तो वो क्या बनना चाहिए, हम यहां से देख सकते हैं, वो बनना चाहिए लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0। यहां पे बनना चाहिए, यहां था डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, यहां बनना चाहिए डेल्टा टी अप्रोचेस 0 डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, और वो बन जाएगा डी एस बाय डी टी। यहीं से हम देख रहे हैं। सो वी इंस्टेंटेनियस क्या बनना चाहिए, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0 और लिमिट लगेगी डेल्टा एस बाय डेल्टा टी पे, और वो बन गया डी एस बाय डी टी। इसका मतलब v इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी होती है डी एस बाय डी टी। अगर यही हम एक्सेलरेशन के लिए करें तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होगी, वो होगी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, जो कि बन जाएगा डी वी बाय डी टी, डी वी बाय डी टी। ये दोनों फॉर्मूलाज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस के दोनों फॉर्मूलाज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये हमें काम आएंगे मोशन इन वन डायमेंशन में फॉर्मूलाज के टाइम पे। अगर हमने यहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं की हुई तो मोशन इन वन डायमेंशन के न्यूमेरिकल्स, जो कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी या एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी पे रिलेटेड होंगे, हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे फॉर्मूलाज को, हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे और हम गलती कर देंगे। अब हम बात करने वाले हैं थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जी हाँ, डी वाई बाई डी एक्स ही डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डी वाई बाई डी एक्स या डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। इस डिफरेंशिएशन को करने के कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं, तो उनको पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन है कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। एक कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, एक वैल्यू है c जो कि कांस्टेंट हो। अगर c एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उसकी डिफरेंशिएशन dc बाय dx जीरो होगी। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी इज जीरो। दूसरी थ्योरम है डिफरेंशिएशन की कि अगर मेरे पास फंक्शन है y और वो कुछ इस तरह से है कि y इज इक्वल्स टू x पावर n, वेयर n इज अ रियल नंबर। अगर n एक रियल नंबर है और हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से है कि y इज इक्वल्स टू x पावर n, तब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम y फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। d बाई डी एक्स लिखने के बाद y की जगह y की वैल्यू लिखेंगे। y की वैल्यू क्या है, x पावर n। और इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, x को डिफरेंशिएशन n को डिफरेंशिएशन से बाहर ले आएंगे और
x की पावर n माइनस 1 साथ में लिख देंगे। इसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू x पावर 4 हो अगर, तो उसकी डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, dy बाई dx कैसे करेंगे। पहले स्टेप में y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x पावर 4। इसका सोल्यूशन कैसे होगा, n मतलब पावर को डिफ्रेंसिएशन से बाहर ले आए, पावर को आगे ले आए, 4 को आगे ले आए, और x की पावर के साथ क्या लिखा, n माइनस 1। x की पावर के साथ क्या लिखा, 4 माइनस 1, मतलब 4x, 4 में से 1 गए 3। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू x पावर 9 हो अगर, तो उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या कैसे करेंगे, dy बाई dx कैसे करेंगे। सबसे पहले y की वैल्यू पुट करेंगे, d बाई dx ऑफ y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x पावर 9। अब इस डिफ्रेंसिएशन को सॉल्व कैसे करेंगे, n को आगे ले आएंगे, मतलब 9 को आगे ले आएंगे, और x की पावर में से n माइनस 1 कर देंगे, x की पावर में से 9 माइनस 1 कर देंगे, तो 9x पावर 8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। थर्ड थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन है, अगर हमारे पास y एक ऐसा फंक्शन हो कि y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x हो, यहाँ पे c जो है वो है कांस्टेंट, c एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ हो सकती है 100, 10, 90, कुछ भी इस तरह की वैल्यू हो सकती है। और u क्या है यहाँ पे, u है फंक्शन ऑफ x। अगर कुछ इस तरह का फंक्शन y है कि उसमें एक कांस्टेंट है और साथ में है फंक्शन ऑफ x, तब इस y को कैसे सॉल्व करना है, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन कैसे लिखनी है, कैसे लेनी है, dy बाई dx लिखेंगे और सबसे पहले स्टेप में y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू है cu, यहाँ पे c है कांस्टेंट और u है फंक्शन ऑफ x। कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर ले आएंगे और जो फंक्शन ऑफ x होगा उसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे। कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर ले आएंगे और जो फंक्शन ऑफ x होगा उसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 2x पावर 8। अब ये y फंक्शन जो है इसमें ये है कांस्टेंट और ये है u विच इज अ फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे u की वैल्यू है x पावर 8। अब यहाँ पे dy बाई dx कैसे करेंगे, d बाई dx ऑफ 2x पावर 8। 2 को डिफरेंशिएशन के फैक्टर से बाहर ले आएंगे और हमारे पास बना d बाई dx ऑफ x पावर 8। यहाँ भी लिखना था d बाई dx ऑफ u और u यहाँ पे है x पावर 8। सो x पावर 8 को अब हम सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने पिछले केस में समझा है। x पावर 8 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था nx पावर n माइनस 1 के साथ, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे x पावर 8 को सॉल्व कर देंगे। 2 इंटू 8, n लिखा, 8 है 8 और x की पावर n माइनस 1, x की पावर 8 माइनस 1। सो ये बन गया मेरे पास 2 इंटू 8 x पावर 8 माइनस 1 7, 8 2 16 x पावर 7। ये आंसर है डिफरेंशिएशन ऑफ 2x पावर 8 का, 2x पावर 8। नेक्स्ट थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन, फोर्थ थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करते हैं।
अगर हमारे पास y एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो कुछ इस तरह से है कि u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, जहां पे u, v और w सभी फंक्शंस ऑफ x है। u भी फंक्शन ऑफ x है, v भी फंक्शन ऑफ x है और w भी फंक्शन ऑफ x है, और इन सब को मिला के हमारे पास y बना और u, v और w कुछ प्लस माइनस साइन से जुड़े हुए हैं। तब इस डिफरेंशिएशन को कैसे सॉल्व करेंगे? हम लेंगे dy बाई dx। dy बाई dx सबसे पहले स्टेप में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ y की वैल्यू लिखनी होती है। तो यहाँ पे y है u प्लस माइनस v प्लस माइनस w। प्लस माइनस लिखने का क्या मतलब है कि प्लस साइन भी हो सकता है u, v या w में, या माइनस साइन भी हो सकता है, या एक में प्लस एक में माइनस, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है। तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? हमने इनकी अलग अलग डिफरेंशिएशन करनी है। हमने डिफरेंशिएशन ऑफ u करनी है du बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ v करनी है dv बाई dx, और डिफरेंशिएशन ऑफ w करनी है dw बाई dx। और इन सब में वो जो साइन प्लस या माइनस का होगा वो एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है फिफ्थ थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। y इज इक्वल्स टू u v फंक्शन अगर हो, इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल, कि u और v दोनों ही फंक्शन ऑफ x हो, u और v दोनों ही फंक्शंस ऑफ x हो और y इनके प्रोडक्ट से बना हो। यहाँ पे पिछले केस में u v या u v w फंक्शंस ऑफ x थे और y इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से बना था। यहाँ पे u v फंक्शंस ऑफ x हैं और y इनके प्रोडक्ट से बना है। इस डिफरेंशिएशन को कहते हैं प्रोडक्ट रूल। और ये कैसे सॉल्व करते हैं? dy बाई dx, पहले स्टेप में सिर्फ y की वैल्यू लिखने लगे हैं u v। इसको सॉल्व करने के लिए एक बार u को कांस्टेंट रख के dv बाई dx किया, और हमेशा अब यहाँ पे सिर्फ प्लस ही साइन लग सकता है, प्लस अब v को कांस्टेंट रख के du बाई dx किया। एक बार u को कांस्टेंट रख के dv बाई dx प्लस साइन लगाया, v को कांस्टेंट रख के du बाई dx। एक और रूल होता है, यहाँ पे थ्योरम होती है कि अगर ना तो u और v एडिटिव साइन से मतलब प्लस या माइनस से रिलेटेड है, ना वो मल्टीप्लिकेटिव से रिलेटेड है, बल्कि वो डिवीजन से रिलेटेड है, मतलब y इज इक्वल्स टू u ओवर v है। और यहाँ पे u और v दोनों ही फंक्शंस ऑफ x हैं, फंक्शंस ऑफ x। u भी फंक्शन ऑफ x है, v भी फंक्शन ऑफ x है। तब यहाँ पे हम y कैसे सॉल्व करेंगे? dy बाई dx, पहले स्टेप में सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू u ओवर v। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू है v, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू का स्क्वायर लिया, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। dy बाई dx या dy बाई dx ऑफ u ओवर v कैसे सॉल्व किया? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, dy बाई dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, dy बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर। अब ये जो तीन रूल्स आपको दिख रहे हैं या तीन थ्योरम्स दिख रही हैं, थ्योरम नंबर 4,
थ्योरम नंबर 5 और थ्योरम नंबर 6। इनकी प्रैक्टिस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, ताकि आपको ऐसे फंक्शंस की डिफरेंशिएशन भी अच्छे से करनी आ जाए, ताकि फिजिक्स में आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए या डेरिवेशंस करते हुए आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम इन 3 थ्योरम्स केस स्टडी की अलग से वीडियो बनाएंगे। अब हमने सिंपल टर्म्स की बात कर ली, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, लॉगरिथमिक फंक्शंस की और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, कि डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, किसी लॉगरिथमिक फंक्शन की या किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। इन 3 फंक्शंस की डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, अगर मेरे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, और अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। तो बात करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। सो d बाई डी एक्स मैंने लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन x का, d बाई डी एक्स लिया साइन x का। d बाई डी एक्स ऑफ साइन x होता है cos x, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x होता है cos x। अब बात करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ cos x की, d बाई डी एक्स ऑफ cos x, d बाई डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस साइन x, d बाई डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस साइन x। थर्ड रूल, d बाई डी एक्स ऑफ tan x, d बाई डी एक्स ऑफ tan x, d बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है, या डिफरेंशिएशन ऑफ tan x होता है secant स्क्वायर x, secant स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन अगर हम कोटेंजेंट x की करें तो वो हमें मिलता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ कोटेंजेंट x होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ secant x, डिफरेंशिएशन ऑफ secant x होता है secant x इंटू टेंजेंट x। डिफरेंशिएशन ऑफ secant x होता है secant x इंटू टेंजेंट x। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेकेंट x, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेकेंट x, कोसेकेंट x की अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो वो हमारे पास आता है माइनस कोसेकेंट x इंटू कोटेंजेंट x, माइनस कोसेकेंट x इंटू कोटेंजेंट x। ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनकी डिफरेंशिएशन। अब आप एक चीज नोटिस करने की कोशिश करें कि मैंने 3 डिफरेंशिएशंस को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है और 3 डिफरेंशिएशंस को राइट हैंड साइड पे लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैंने डिफरेंशिएशंस की हैं, जो उनका आंसर है उसके साथ साइन है पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड पे जो मैंने डिफरेंशिएशंस लिखी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उनके आंसर का साइन है नेगेटिव। जब हम फिजिक्स में डेरिवेशंस में या न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए जब इन डिफरेंशिएशंस को करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करके पॉजिटिव साइन आना था या नेगेटिव साइन आना था। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे वैल्यूज लिखी।
जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज लिखी हैं वहां पे आपको ये C दिख रहा होगा। तो ये है हमारे पास ट्रिपल सीज। तो आप जब भी अब आगे डिफरेंशिएशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो आपको याद रखना है, मैं रिपीट कर रही हूँ, डिफरेंशिएशन में मुझे याद रखना है कि जो ट्रिपल सीज की डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो उसका साइन माइनस आता है, आंसर में साइन माइनस आता है। ट्रिपल सीज कौन से? cos x, cot x, cosecant x। अगर हम cos x की डिफरेंशिएशन करें तो माइनस साइन x आएगा, cot x की डिफरेंशिएशन करें माइनस कोसिकेंट x आएगा, कोसिकेंट x की डिफरेंशिएशन करें माइनस कोसिकेंट x इंटू कोटेंजेंट x आएगा। तो ट्रिपल सीज की जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन की। तो 7th फॉर्मूला हमारा बन गया लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन का, d/dx ऑफ log x और log टू द बेस ex, वो होता है 1/x। d/dx ऑफ log टू द बेस ex वो है 1/x। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे होगी? d/dx ऑफ e पावर x is e पावर x as it is। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन है e पावर x as it is। सो ये हमने डिफरेंशिएशन को डिटेल में समझने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि हम थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बेसिस पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। कीप प्रैक्टिसिंग।